आज, कल और आज जौनपुर नाम के एक शहर में लीला का परिवार रहता है। लीला एक पढ़े लिखे खानदान की लड़की थी। पढ़ाई के दौरान ही लीला की शादी हो जाती है और शादी के तुरंत बाद उसे एक बेटा भी हो जाता है। पर जन्म के 1 महीने बाद ही महेश की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुन्ना सही से सांस नहीं ले पा रहा। मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। आज तो डॉक्टर की स्ट्राइक है लीला, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? तुम एक काम करो, कपड़े को गर्म करके उससे उसकी छाती सेको, हो सकता है उससे कफ बाहर आ जाए। आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? मैं इसकी माँ हूँ, सारा जाब्ता कर लिया है मैंने। लाल मिर्च से फिटकरी से सबसे नज़र भी उतार ली है। सुबह से गर्म तेल से इसकी मालिश कर रही हूँ, फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा। क्या करूँ, कोई तरीका काम नहीं आ रहा। देखो, ऐसे घबराने से क्या होगा लीला, हमें सुबह का इंतजार करना ही होगा। तो आप कीजिए इंतजार, मैं नहीं करूँगी। बिना कुछ सोचे समझे लीला गाड़ी शुरू करती है और अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के घर के नीचे पहुंच जाती है और बेल बजाती है। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब, आप तो धरती पर भगवान का रूप माने जाते हैं। अपने सारे नियम कानून तोड़कर मेरे बच्चे को संभाल लीजिए, वरना इसे कुछ हो जाएगा। आप अगर बाहर नहीं आए तो मैं इस भारी बारिश में अपने बच्चे को आपके सहारे छोड़कर अपने प्राण त्याग दूंगी। एक माँ की गुहार सुनकर डॉक्टर साहब महेश का इलाज करने पर मजबूर हो जाते हैं और बाहर आते हैं। अरे लीला, तुम कहाँ? वो कॉलेज की कॉन्फिडेंट लड़की आज किसी बच्चे की माँ बन चुकी है। किसी ने सही कहा है, माँ के रहते किसी बच्चे को कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा महेश बहुत खुश नसीब है लीला। लीला को जीवन में कुछ करना था, उसके कई सपने थे, पर महेश के होने के बाद उसने उन सपनों को ऐसे छोड़ दिया जैसे हाथ से पानी, और अपनी माँ के कर्तव्य को निभाने लगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और महेश 19 साल का हो जाता है। मुझे अपनी डिग्री पूरी करने के लिए 23 लाख रुपए की ज़रूरत है मम्मी। बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इतने पैसे पापा देंगे कहाँ से? और लोन लेकर मैं पढ़ना नहीं चाहता। शायद मेरी किस्मत में आगे पढ़ना लिखा ही नहीं है। मैं भी बिजनेस ही ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे पागल है क्या? आज तक कभी किसी चीज़ की कमी होने दी है क्या तेरी माँ ने? जॉब होने देगी? तो फिक्र मत कर। ये कहकर लीला तिजोरी से अपने गहने बाहर निकाल कर लाती है। ये क्या कर रही हो मम्मी? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। इन गहनों को गिरवी रख दे बेटा, इससे जो पैसे आएंगे उससे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा, और नौकरी लगने के बाद तू ही इन गहनों को छुड़ा कर लेकर आएगा, याद रखना। लीला हर कदम पर महेश को काबिल बनाने के लिए कोई भी मुसीबत उठाने को तैयार थी। अपनी शादी के गहने गिरवी रखकर लीला महेश को इंजीनियरिंग करने बाहर भेज देती है। महेश भी मन लगाकर पढ़ाई करता है। कॉलेज में ही महेश को कृति से प्यार हो जाता है। समय बीतता जाता है और महेश को कैंपस सिलेक्शन में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, वो भी अपने शहर में। जॉब लगते ही महेश अपनी माँ को ये खुशखबरी देता है और साथ ही साथ कृति के बारे में भी बताता है। वाह बेटा, एक बार में ही 2 खुशियाँ दे दी तूने मुझे। भगवान ने इतना अच्छा बेटा दिया था मुझे, और उस बेटे ने मेरे घर में एक बेटी की कमी भी पूरी कर दी। आज मुझसे ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। मैं और तेरे पापा कृति के घर जाकर उसका हाथ मांग लेते हैं। लीला कृति के घर वालों से उसका हाथ मांग लेती है और कुछ ही दिनों में कृति बहू बनकर लीला के घर आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद। ये रोटियां बड़ी अजीब लग रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मम्मी? ऐसी कच्ची रोटियां आप कभी नहीं बनाती। आज रोटियां मैंने नहीं, कृति ने बनाई है बेटा। ओह, आई एम सो सॉरी कृति, हम सभी से मिस्टेक होती है। वो क्या है ना, रोटी तो अच्छी है पर मुझे हमेशा मम्मी के हाथ के खाने की आदत है ना, इसलिए शायद। कॉलेज के मेस के खाने से तो अच्छा ही खाना बनाया है मैंने। शादी के बाद ना हर बेटी को अपनी माँ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग जाती है। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है। अरे सुन तो। गुस्से में कृति अपने कमरे में चली जाती है। रात के वक्त सभी डिनर पर जाने के लिए तैयार होते हैं। कृति काले रंग की साड़ी में तैयार होकर खुद को शीशे में देख रही होती है। तभी महेश कहता है, तुमने शादी के 2 दिन बाद ही काली साड़ी पहन ली कृति, मम्मी ने मना किया था ना। मम्मी मम्मी मम्मी, ठीक है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ा? शादी कर ससुराल तो मैं आई हूँ, घर मेरा बदला है, तो बंदिशें तो मुझ पर ही लगनी है ना। अगर अब इस मम्मी के पुजारी को उसकी माँ की पल्लू से अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी कृति नहीं।
एक हफ्ते बाद महेश के साथ साथ कृति भी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। कृति के एब्सेंस में लीला घर का सारा काम कर लिया करती, पर कृति को तो महेश के सामने अपनी प्यारी सास को एक विलन दिखाना था। वो एक दिन ऑफिस से फ़ोन करके अपनी सास को कहती है, मम्मी जी आज आप खाने में कुछ मत बनाइएगा, मैंने कुछ स्पेशल बनाने की सोची है, तो ऑफिस से आने के बाद खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे बेटा, तू तो खुद सुबह जाती है रात में आती है, इतनी थकावट के बाद तू खाना कैसे बना पाएगी? चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मुझे आदत है। रात को ऑफिस से आते ही कृति किचन में चली जाती है। जैसे ही महेश घर आता है, उसे देखकर कृति अपने माथे पर पानी लगाकर पसीने से भीगी होने की एक्टिंग शुरू कर देती है। इतना पसीना, ओ गॉड, दिन भर काम करके आओ और फिर ये खाना भी बनाना पड़े। कोई बात नहीं, अब मम्मी जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। ये सब क्या है कृति? छोड़ो, चलो कमरे में, चलो आराम करो, खाना बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं महेश, मम्मी जी ना कल अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर कह रही थी कि शादी के बाद मेरी बहू ने बिल्कुल रसोई से मुंह मोड़ लिया है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं काम से बच रही हूँ। मम्मी तो ऐसी नहीं थी, आजकल क्या हो गया है उन्हें? ऐसा कहकर कृति महेश के मन में उसकी माँ के लिए शक का बीज डाल देती है। कृति बार बार ऐसा कुछ न कुछ दोहराती रहती, जिसके कारण महेश के मन में उसकी माँ के लिए नफरत बढ़ती जाए। कुछ दिनों बाद कृति माँ बनने वाली थी। वो अपने कमरे में पेट पकड़े एक दवाई लेकर आती है। ये कैसी दवाई खा रही हो तुम कृति? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था महेश, मम्मी जी से दवाई मांगी तो ये दी। अरे पर ये तो अबॉर्शन पिल्स है। ओ गॉड, मुझे नहीं पता था कि मम्मी इतनी गिर जाएगी। उन्हें अब मेरे बच्चे से भी तकलीफ होने लग गई। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे कृति, मैं कल ही दूसरा घर देख लेता हूँ। और इस तरह कृति महेश को उसकी माँ लीला से पूरी तरह अलग कर देती है। लीला कई बार अपने बेटे से मिलने की कोशिश करती है, पर अब महेश के मन में अपनी माँ के लिए बहुत नफरत भर चुकी थी। वो अपनी माँ से मिलता ही नहीं। प्रीति अपनी सास के सामने भी अच्छी होने का नाटक बखूबी करती रहती। लीला अपने बेटे के नए घर में उससे मिलने आती है। मुझे माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर मैं आपको घर के अंदर नहीं बुला सकती। इन्हें पता चलेगा कि मैं आपसे मिली तो ये मुझ पर बड़े नाराज़ होंगे। चिंटू भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर की लड़ाई है उस तक भी पहुंच जाए। चिंटू था तो कृति का बेटा, पर उसमें सारे गुण अपनी दादी के आए थे। वो बचपन से ही अपनी माँ के विपरीत ईमानदार और समझदार था। वो हमेशा अपनी दादी को अपने दरवाजे पर आकर वापस लौटता हुआ देखता है। दिन बीतते जाते हैं। चिंटू 19 साल का हो जाता है। मम्मी, मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, वो भी इंडिया से बाहर। अब मैं विदेश जा सकता हूँ। जो पढ़ाई करनी है इसी शहर में रहकर कर, मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकती। इतना प्यार करती हो अपने बेटे से कि उसे बाहर भी नहीं भेज सकती? तो फिर दादी से उसके बेटे को क्यों अलग किया मम्मी? मैं 2 मिनट भी तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाऊं तो तुम घबरा जाती हो। सोचो ना दादी पर क्या बीतती होगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम जब भी नानी से फ़ोन पर इस बारे में बात करती थी, मैं हमेशा सुन लिया करता था। दादी ने तो अपने गहने तक पापा को पढ़ाई में मदद करने के लिए दे दिए थे, पर तुमने वो गहने भी दादी को नहीं लौटा है। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ मम्मी, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, पापा दादा दादी मेरे साथ ही जाएंगे। उनका बेटा अपना फ़र्ज़ भूल गया, पर उनका पोता नहीं भूलेगा। अपना सामान पैक कर चिंटू घर से जाने लगता है। अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से अलग होता देख कृति चीख उठती है और उसे एहसास होता है कि जो बीते कल में उसने अपनी सास के साथ किया था, आज वही किस्मत उसके साथ करने वाली है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई महेश, कितनी बड़ी। मैंने एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर दिया, वो भी इतनी सीधी माँ से। वो इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रही होगी महेश? जाओ उन्हें ले आओ महेश, उन्हें ले आओ। चिंटू की समझदारी काम आती है और लीला का परिवार फिर से एक हो जाता है।